सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जनसंख्या वाले सेट का पार्ट 2 जो है हम लेके आए हैं इस बार, और इसको जो है आज ख़त्म करेंगे। कहे थे कि 2 पार्ट में रखेंगे, और चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का सेशन। आशा करते हैं कि सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और जम के मेहनत करिए। चलिए ठीक है, जनसंख्या सूची स्तंभ पॉपुलेशन पिरामिड मूल रूप से समझाते हैं। ठीक है, जनसंख्या सूची स्तंभ पॉपुलेशन पिरामिड की बात हो रही है। किसको समझाते हैं तो देखिए, ये सी को दी गई जनसंख्या की आयु लिंग संरचना। देखिए जो पिरामिड होता है क्या बताता है कि जनसंख्या जो है उस जनसंख्या में आयु, किस आयु वर्ग के लोग कितने हैं, किस आयु वर्ग के लोग कितने हैं, ठीक है, और किस लिंग के कितने हैं, किस लिंग मतलब क्या है, महिला और पुरुष, ठीक है, किस लिंग के कितने हैं, ठीक है। तो ये जो स्तंभ मतलब कि जनसंख्या सूची स्तंभ कहिए या पॉपुलेशन पिरामिड कहिए, क्या बताता है कि दी गई आयु की आयु लिंग संरचना, मतलब कि उस आयु के किस आयु वर्ग के कितने लोग हैं उस जनसंख्या में, और किस लिंग के कितने लोग हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या के दिए गए समय पर किसी समय की जब कोई भी जनसंख्या की जनगणना होगी तो किस समय पर ही होगी। जैसे 2011 की जनगणना, 2001 की जनगणना, इस तरह समय होता है कि नहीं होता है, तो वही समय की बात हो रही है। आयु लिंग वितरण के पक्ष पर ग्राफिकीय प्रतिरूपण है। ग्राफिकीय मतलब कि पिरामिड देखिए ऐसा बनता है, ठीक है, पिरामिड कैसा बनता है, ऐसे पिरामिड बनता है, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या के संक्रमण सिद्धांत के अलग अलग स्तरों में जन्म दर एवं मृत्यु दर को दर्शाते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या के संक्रमण सिद्धांत संक्रमण सिद्धांत पढ़ चुके हैं, 5 होता है, 5 चरण में, कि अलग अलग स्तरों को जन्म दर एवं मृत्यु दर को दर्शाते हैं। साथ ही साथ एक देश में आश्रित लोगों की संख्या और जन्म के समय अनुमानित जीवन संभावना को भी दर्शाया जाता है, ठीक है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होती है। उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होती है, तो यह है सी, उच्चतर प्रजनन दर, ठीक है। उच्चतर प्रजनन दर की वजह से होता है। देखिए प्रजनन दर किसी वर्ग के विशेष में कुल सजीव जन्मे बच्चों और संतानोत्पत्ति आयु वर्ग की प्रति 1000 स्त्रियों की अनुपात होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि जो जीवित बच्चे हैं, जीवित बच्चे जो जन्म लेते हैं उसकी बात हो रही है, और टोटल 1000 में 1000 संतान उत्पन्न करने वाली महिला, ठीक है, संतान उत्पन्न करने वाली महिला, यही क्या है, यही प्रजनन दर है। प्रजनन दर को फिर से पढ़ लीजिए कि प्रजनन दर क्या है, किसी वर्ग विशेष में कुल सजीव जन्मे बच्चों एवं संतानोत्पादन आयु वर्ग की प्रति 1000 स्त्रियों का अनुपात होता है। इसके अनुसार संतानोत्पादक आयु वर्ग की स्त्रियां सजीव बच्चों को जन्म देकर किस प्रकार वर्तमान जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, यही है इस चीज़ का, ठीक है। उच्चतर प्रजनन दर कब होगा, जब निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बालक निर्भरता अनुपात होगा, जब उच्चतर प्रजनन दर होगा, ये जान लीजिए। भारत में स्त्री जाति दर से के कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है। स्त्री जाति दर का मतलब स्त्री जाति की जनसंख्या कम होने की बात हो रही है, कि होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं है, बाकी सब है, तो आंसर यही हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो, ठीक है। देखिए लिंग भूमिका का रूढ़ हो जाना और तथा परंपरागत भूमिका का अपेक्षा करना, बिल्कुल सही बात है। कि अगर लोग चाहते हैं, खाली क्या होता है कि बच्चे लड़के पैदा हो, तो इससे क्या होता है, उनकी जो है कभी कभी क्या करते हैं कि भ्रूण हत्या करवा देते हैं। दहेज प्रथा और व्यापक असाक्षरता, लोगों में क्या है, शिक्षा की कमी है, और दहेज सोचते हैं कि अगर लड़की होगी दहेज देना पड़ेगा, इसलिए जो है भ्रूण में ही मार देते हैं, कभी कभी जन्म लेने के बाद भी मार देते हैं। लिंग चयनित गर्भपात करा देते हैं, और देखते हैं कि लड़की तो गर्भपात करा देते हैं, तो क्या है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यबल का प्रजनन, मतलब कि और गांव से शहर में जाएगी तो क्या जनसंख्या में कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि किससे जो है महिला की जनसंख्या गिरने में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो वही ये होगा, सी आंसर हो जाएगा, नहीं की बात हो रही है।
भारत में स्त्री जाति दर के कम होने का कारण ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यबल का प्रजनन नहीं होता है। ठीक है, यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। ये सब जो है सामान्य बुद्धि के प्रश्न है, इसको जो है पढ़ के कर सकते हैं आप लोग। भारत में किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सब सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया? ठीक है, पढ़ा चुके हैं इसको 1952 में। देखिए, भारत जो है विश्व का पहला देश है जिसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर अपना जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1952 में प्रारंभ किया। ये भी पूछ सकता है कि जो है सबसे पहला अपना जनसंख्या नियोजन कार्यक्रम कौन देश लाया था? तो भारत लाया था। ये भी ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बन गया। ठीक, और यह कब लाया था? तो 1952 में लाया था। याद रखिएगा, कई बार इस चीज को बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या का आकार पूर्ण ह्रास हुआ, पूर्ण रूप से घटा? ठीक है, पूर्ण रूप से घटा। तो 1900 लेके 1911 के में भारत की जनसंख्या का आकार में पूर्ण ह्रास हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए, ध्यान सुनिए, याद करिए कि 1900 से लेके 1921 तक जनसंख्या वृद्धि क्या थी? -0.31। और ये उसी में आता है कि नहीं आता है? तो इस समय क्या हुआ था? बहुत जो है जनसंख्या की गिरावट आई थी। आगे बढ़ते हैं। माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है की बात कर रहे हैं? तो देखिए, स्थिर जनसंख्या की बात तो नहीं किए थे। ठीक है, ये जो है सम्मिलित नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। सही से इसको समझ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। देखिए, बता रहा हूँ। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत में निम्न अवधारणाओं को शामिल किया था। किसको? अंकगणितीय वृद्धि, सकारात्मक नियंत्रण, निरोधात्मक नियंत्रण। अंकगणितीय वृद्धि में क्या होगा कि उन्होंने कहा था कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, गुना के हिसाब से बढ़ती है, लेकिन उस हिसाब से संसाधन नहीं बढ़ता है। पहली बात कहा था। सकारात्मक नियंत्रण में क्या कहा था कि जो है भूकंप आ जाएगा, महामारी आ जाएगी, ये सब प्राकृतिक चीज़ें जो आएंगी, प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, उसमें जो है जनसंख्या क्या होगा? नियंत्रण होगा। और निरोधात्मक में क्या होगा कि लोग जो है विलंब शादी करेंगे, मतलब शादी की उम्र के बाद शादी करेंगे, या ब्रह्मचर्य को अपनाएंगे। इस तरह से अपनाएंगे तो क्या होगा? जनसंख्या पर रोक लगेगी। तो इस चीज़ों को हम लोग है जो बेहतरीन तरीके से उसमें डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं, 38 पर आते हैं। देखिए, निम्न में से कौन अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत का से संबंध रखता है? अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत से कौन संबंध रखता है? तो एडविन केनन, कार्ल सैंडर्स, रॉबिन्स, डाल्टन और जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत के प्रवर्तक एवं समर्थक हैं। देखिए, इन्होंने क्या कहा था कि जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? ये आर्थिक विकास में सहायक होगी। ठीक है, अनुकूलतम जनसंख्या मतलब कि सहायक वाली सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य? सभी जानते हैं, जन्म दर में वृद्धि तथा मृत्यु दर में कमी। जन्म दर क्या होता है? बहुत तेजी से बढ़ता है, और मृत्यु दर क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है उस समय जो है चिकित्सा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती हैं। ठीक है, जब किसी देश की जनसंख्या में जन्म दर वृद्धि तथा मृत्यु दर में कमी देखने को मिलती है, मतलब जन्म दर में क्या होगी? बहुत वृद्धि होगी, और मृत्यु दर में क्या होगी? कमी होगी। तो वहाँ की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होती है, मतलब जितना नहीं सोचा जाता है उससे अधिक वृद्धि होती है, जो जनसंख्या विस्फोट को दर्शाती है, मतलब उसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का चयन किया गया है? अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का चयन किया गया है? तो बताइए किसका किया गया है? स्थिर जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर। मतलब कि जनसंख्या अस्थायी कब रहेगी, रुकी कब रहेगी? जब जितना जन्म लेंगे लोग और जितना उतना ही लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है, अस्थायी जनसंख्या संरचना में अघोषित जन्म और मृत्यु दर पर लंबे समय तक स्थिर बनी रहती है। प्रत्येक उम्र वर्ग में लोगों का प्रतिशत क्या होता है? स्थिर बना रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट है, बता भी चुके हैं, इसको फिर बताते हैं कि प्रत्येक उम्र वर्ग में लोग का प्रतिशत स्थिर बना रहता है। प्रतिशत स्थिर बना रहता है मतलब क्या? कि अगर मान लीजिए बच्चा अभी जन्म लेगा तो बूढ़ा जो 60 साल वाले होंगे अभी उतने ही लोग मरेंगे। फिर इतने जितने बच्चे जन्म लिए हैं वो फिर 10 साल के होंगे, तो फिर पीछे से 10 जन्म ले लेंगे लोग, तो क्या होगा? अब ये 10 वाले फिर 20 के होंगे, मतलब क्या होगा? जनसंख्या का जो प्रतिशत है सेम वर्ग के लोगों का, सेम आयु के लोगों का, वो क्या रहेगा? बरकरार रहेगी। आगे बढ़ते हैं।
जनसंख्या वृद्धि को कौन सा कारण नहीं है, जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है? देखिए ये नहीं है। बाकी शिक्षा का अभाव बिल्कुल है, गरीबी भी है, विवाह और विवाह की निम्न आयु भी है, ठीक है, विवाह की निम्न आयु भी है, मतलब जिसको बाल विवाह कहते हैं, ये सब शिक्षा के सॉरी जनसंख्या बढ़ाने के कारण है। लेकिन नहीं की बात खोले तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यवसायिक शिक्षा नहीं है, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण है शिक्षा का अभाव, समाज में बढ़ती गरीबी, विवाह की निम्न आयु मतलब बाल विवाह का होना, परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मनोवृत्तियाँ, ठीक है, कुछ धार्मिक मनोवृत्तियाँ भी हैं जिसमें एक से अधिक शादियाँ कर सकते हैं लोग, बच्चों पर बाण नहीं लगा सकते हैं, भगवान का प्रसाद मानते हैं। इस तरह से क्या करते हैं वो जनसंख्या को बढ़ाते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है? ध्यान से देखिएगा, सेंसस 2011 मतलब कि जनगणना 2011 जो है पिछला हुआ है, इसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। सेंसस 2011 बहुत ही मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है, इसलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए अब 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात हो रही है, प्रतिशत की बात हो रही है, तो कौन है वो? मेघालय है, ठीक है। कौन सा है? मेघालय। देखिए एक और क्वेश्चन आया था कि जनसंख्या वृद्धि दर में कौन सहायक है, तो देखिए यहाँ पे मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे ये दोनों ऑप्शन नहीं थे, वहाँ पे ये दोनों ऑप्शन नहीं थे, वहाँ पे ऑप्शन क्या था? बिहार था और अन्य बाकी राज्य थे, तो इसलिए वहाँ बिहार सही हो गया था। लेकिन यहाँ पे मेघालय दिया हुआ है, अरुणाचल दिया हुआ है, तो क्या होगा? पहले मेघालय होगा, अगर मेघालय भी नहीं रहता तो क्या होता? अरुणाचल प्रदेश होता। कहने का मतलब है कि आपको जो है कम से कम ऊपर के 3 डाटा याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कि जनसंख्या वृद्धि दर किसका अधिक है, तो इन तीनों को याद कर लीजिए, मेघालय का सबसे अधिक है, फिर अरुणाचल प्रदेश का अधिक है, फिर क्या है? बिहार का अधिक है। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दशक 2001-2011 की वृद्धि दर कितनी है? ठीक है, मतलब 2001 की अपेक्षा 2011 में दशकीय वृद्धि उत्तर प्रदेश में कितनी हुई है? तो कितनी हुई है? दशकीय वृद्धि की बात हो रही है तो 20.23%। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का दशकीय 2001 से 2011 वृद्धि दर 20.23 नहीं कहेंगे 20.23% है। जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्य में 15वां स्थान है। अगर जनसंख्या वृद्धि दर की बात हो, प्रतिशत वृद्धि दर की, तो उसका कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है यूपी का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का दशकीय 2001-11 का वृद्धि दर सर्वाधिक है? ठीक है, 2001 से 11 तक का जनसंख्या का दशकीय वृद्धि सबसे सर्वाधिक किस जिले में है? तो है सी, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर के बाद कौन सा है? गाजियाबाद है, फिर श्रावस्ती है, बहराइच है। ये दो याद कर लीजिए कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में अगर किसी की वृद्धि दर पूछा जाएगा तो गौतम बुद्ध नगर है और कौन है? गाजियाबाद है। ये नहीं याद कर पाएंगे आप, यही याद करिए, नाम याद कर पाइए, ठीक है। और ठीक देखिए, नाम याद करने से पहले सबसे पहले चीज़ होता है कि आप अपने मैप जो है सामने रखिए, उत्तर प्रदेश का, इंडिया का और विश्व का, बहुत ज़रूरी होता है। आप जाके उसके पर ध्यान देख लीजिए, देखिए आपको जो है 90% याद हो जाएगा ऐसे ही। क्यों? क्योंकि जो फिगर के साथ आप डाटा याद करते हैं ना, एकदम बिल्कुल लगता है हम तो वहाँ पहुँच गए, हमारा दिमाग वहाँ पहुँच गया, हमारा दिमाग वहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जल्दी याद हो जाता है। और मैप का तो प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए सभी को, जहाँ पे मैप का प्रयोग हो रहा है वहाँ की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम है? ठीक है, दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम कब है बताइए? तो ये है डी, कानपुर। ये न्यूनतम के मतलब सबसे कम की बात कर रहे हैं, तो ये कानपुर नगर में जो सबसे कम है। दो यहाँ भी याद कर लीजिए कि सबसे कम न्यूनतम वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो कानपुर में हुआ है, और कानपुर नगर में हुआ और हमीरपुर में हुआ है। बाकी बागपत का दिया हुआ, फतेहपुर का, देवरिया का दिया हुआ है। आप ऊपर का दो डाटा याद कर लीजिए, कानपुर नगर और हमीरपुर का। भारत में जनसंख्या अधिक के कारण निम्न में से कौन सा कारण है? जनसंख्या अधिक के मतलब जनसंख्या अधिक होने का निम्न में से कौन सा कारण है? तो ये डी है, निम्न जीवन स्तर। बिल्कुल, जीवन स्तर निम्न है। और क्या करते हैं लोग? अपना जीवन स्तर बढ़ाने को नहीं सोचते हैं, क्या करते हैं? जनसंख्या पैदा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और वही ये सोचते हैं कि हमारे 2 बच्चे होंगे तो और अच्छे से उनका जीवन होगा, उनका शिक्षा अच्छा होगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनका पहनावा, उनका हर चीज़ अच्छा होगा, जीवन लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, तो बच्चे को अधिक पैदा ना करते। बेरोजगारी तो है ही, ठीक है, जनसंख्या में असाधारण वृद्धि, ठीक है, ये भी है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों में निम्न में से शामिल किया गया है
इसमें क्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, जनसंख्या में असाधारण वृद्धि दर है, शिक्षा का अभाव है। देखिए ये शिक्षा का अभाव है ना, ये सबको जो है अपने आप में क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत किससे संबंधित है। डी से, माल्थस और के मार्क्स से। याद कर लीजिएगा, माल्थस जो है जनसंख्या वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत एवं जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत माल्थस एवं कार्ल मार्क्स से संबंधित है। जो जनसंख्या वाला वीडियो जाके बार बार देखिए, बिल्कुल वहाँ सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है मतलब कि महिलाओं की जनसंख्या वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी और पुरुष कम होंगे। तो कौन है वो, जौनपुर है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में लिंगानुपात 1024 है, मतलब कि 1024 क्या है, महिलाएं हैं। तो 1000 पुरुष पे 1024 महिलाएं हैं जौनपुर में। आजमगढ़ में कितना है, 1019 है। बलरामपुर में क्या है, 923 है। और श्रावस्ती में 881 है। तो याद रखिएगा, जौनपुर का याद रखिएगा सबसे अधिक है, उसके बाद आजमगढ़ का याद कर लीजिएगा, ठीक है। बस 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। देखिए उत्तर प्रदेश का टोटल लिंगानुपात कितना है, 912। इसको भी याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। लिंगानुपात की दृष्टि से यह देश के राज्यों में 26वें स्थान पर है। और किस स्थान पर है, लिंगानुपात के मामले में 26वें स्थान पर, बहुत नीचे स्थान है। लेकिन 2-3 पॉइंट यहाँ से निकल के आते हैं कि जौनपुर जो है क्या है, लिंगानुपात में सबसे अधिक है। उसके बाद क्या है, आजमगढ़ है। और इंडिया का कौन सा है, इंडिया का पूरा भारत का लिंगानुपात कितना है, सॉरी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात का है, गड़बड़ हो गया, ध्यान सुन लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो 912 है। मतलब कि 912 महिलाएं हैं कितने, 1000 पुरुषों पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 49वें पे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। अब भारत की बात हो रही है, तो भारत की बात हो रही है, तो भारत कितना है, 943 है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। मतलब कि 943 महिलाओं पर, 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 50 पे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा। 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा में कितने लोग रह रहे हैं, मतलब कि प्रति किलोमीटर स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले पर कौन है जनसंख्या में, देखिए बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। बिहार में 1106 लोग रहते हैं, पश्चिम बंगाल में 1028 लोग रहते हैं, और उत्तर प्रदेश में कितने रहते हैं, 829, ठीक है। 829 लोग रहते हैं, ठीक है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात होगी तो दिल्ली सबसे अधिक हो जाएगा, किसमें, जनसंख्या घनत्व वाले में। क्यों, क्योंकि दिल्ली में 11,000 के लगभग लोग रहते हैं, ठीक है। 11,000 के करीब लोग रहते हैं, मतलब कि उनका घनत्व जो है 11,000 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना किस विषय, सॉरी एक मिनट, जनगणना किस विषय की सूची के अंतर्गत आता है। तो किस विषय की सूची के अंतर्गत आता है, देखिए 3 सूचियाँ होती हैं, एक संघ सूची मतलब केंद्र की सूची, एक राज्य सूची मतलब राज्य सरकार की सूची, एक समवर्ती सूची मतलब कि दोनों का मिला जुला सूची। मतलब कि केंद्र सूची में खाली केंद्र काम करेगा, राज्य सूची में खाली राज्य काम करेगा, और समवर्ती सूची में खाली दोनों मिलकर काम करेंगे। तो फिलहाल जनगणना जो है किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ए मतलब कि संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना कराने का कार्य जो है किसका है, केंद्र सरकार का है। देखिए जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची के विषय है, ठीक है। किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 246 में किया गया है, ठीक है। जनगणना कराने का विषय जो है, अनुच्छेद जो है किसमें है, 246 अनुच्छेद में है। और यह किसके अंतर्गत आता है, तो संघ सूची के अंतर्गत आता है, मतलब कि यह केंद्र सरकार के अंडर में आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में कराई गई। अब देखिए ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि नियमित जनगणना कब से कराई गई। देखिए जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो ब्रिटिश भारत में पहली नियमित जनगणना जो है बस 1821 में लॉर्ड रिपन ने कराई थी। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि लॉर्ड रिपन ने 1881 में जनगणना कराई थी। कब, नियमित मतलब लगातार वहाँ से 10-10 साल पे होने लगे। लेकिन जबकि ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 में हो गई थी, मतलब कि इससे पहले हो गई थी
लॉर्ड मेयो के काल में। पहली जनगणना ध्यान रखिएगा, पहली जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना जो है 1881 से शुरू हुई, किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। जनगणना शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? ठीक है, जनगणना शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? ध्यान रखिएगा, आईने अकबरी में। जनगणना शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? अबुल फजल के द्वारा लिखा हुआ रचित आईने अकबरी में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किसी नगर जनसंख्या का किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए हम लोग ग्राम के बारे में पढ़ते हैं। ग्राम की जनसंख्या कहती है कि 5,000 से कम होगी, 75% से लोग जो कृषि का कार्य में लगे होंगे। तो इसका उल्टा क्या है? नगर की जनसंख्या, नगर के बारे में है कि सभी होगा। न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5,000 होनी चाहिए वहाँ की, मतलब कम से कम जनसंख्या जो है 5,000 होनी चाहिए, तो नहीं तो 5,000 से ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ की? नगर की बात हो रही है। पुरुषों की जनसंख्या 75% अधिक जो है गैर कृषि कार्य, मतलब कृषि कार्य के अलावा दूसरे कार्यों में क्या होना चाहिए? संलग्न होना चाहिए। मतलब 75% जो है लगभग जनसंख्या पुरुषों का कृषि कार्य न करें, दूसरे कार्य करें। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है 400 किलोमीटर प्रति हो। ठीक है, मतलब कि 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा में कितने कम से कम जनसंख्या कितनी रहती हो? कम से कम 400 रहती हो। न्यूनतम की बात हो रही है तो कम से कम 400 रहती है, इससे अधिक रह सकती है। तो ये क्या हो जाएगा? नगर का विशेषता हो जाएगा। वही सब चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। वह परिभाषित शब्द जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है, समानता किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, वह परिभाषित शब्द जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है, समानता किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? वह है सतत विकास के रूप में। ठीक है, सतत विकास वह प्रक्रिया है जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है और उसे बढ़ने और विकास में सहायक होता है। ठीक है, सतत विकास क्या करता है कि संसाधनों को क्या करता है? बढ़ने में और विकास करने में क्या होता है? सहायक होता है। विकसित रूप से आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? विकसित रूप से जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत, ठीक है, किससे संबंधित है? तो सी है फ्रैंक नोटेस्टिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनसांख्यिकी संक्रमण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वारेन एस थॉमसन 1929 तथा उसके बाद इस सिद्धांत का रूप में विकसित रूप में कौन किया है? फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन ने 1945 को जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में पूछ रहा है कि आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण के बारे में पूछा तो कौन आएंगे? फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन आएंगे। देखिए संक्रमण सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है जनसंख्या वाले चैप्टर में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1976 में प्रथम बार जनसंख्या नीति की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति आई थी और वह किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? तो सी डॉक्टर कर्ण सिंह की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। वर्ष 1976 में भारत में प्रथम भारतीय जनसंख्या नीति डॉक्टर कर्ण सिंह की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। ठीक है, एक ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सब। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जन स्वास्थ्य व्यय पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? मतलब कि स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जन स्वास्थ्य व्यय पर, मतलब कि लोगों के स्वास्थ्य व्यय पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च होगा? तो कितना प्रतिशत खर्च होगा? 2.5%। नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जन स्वास्थ्य व्यय पर जीडीपी के 2.5% खर्च का लक्ष्य रखा गया है। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा कि जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है स्वास्थ्य पे खर्च होगा? तो 2.5%। ये बजट में डिसाइड होता है कितना % खर्च करना है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को किस एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सी जननांकीय संक्रमण। क्या कहते हैं? जननांकीय संक्रमण। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जननांकीय संक्रमण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम लोग जननांकीय संक्रमण पढ़ चुके हैं। ठीक है, कई बार पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेनेशन में भी और लेक्चर में भी। आगे बढ़ते हैं। जननांकीय लाभ के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत में को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? कुशल विकास को प्रोत्साहन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए
जननांकीय लाभांश को मतलब कि जो जितनी जनसंख्या है उसका उसका लाभ लेने के लिए, जैसे चाइना कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कुशलता पे ध्यान दे रहा है, लोगों को टेक्निकल बना रहा है, अपने सामान को क्या कर रहा है, बहुत ही अपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना रहा है, कम सस्ते सस्ते में अच्छा दे रहा है। इंडिया वो काम नहीं कर पा रही है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, कुशलता विकास का प्रोत्साहन करना चाहिए। तो देखिए जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को कुशलता विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक जनसंख्या का लाभ उठाया जा सके। ठीक है, इस पर हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। भारत की गिनती जननांकीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए क्यों किया जाता है। ठीक है, भारत की गिनती जननांकीय लाभांश वाले देशों के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ जो है 15 से 64 आयु वर्ग की जो है जनसंख्या अधिक है। इस समय देखिए, इस समय जो है हमारे देश जो है बहुत युवा अवस्था से गुजर रहा है, मतलब कि यहाँ पे 15 से लेकर 64 वर्ष के लोग जो है आयु वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे देश में जो है जो शारीरिक रूप से स्ट्रांग लोग हैं, मानसिक रूप से स्ट्रांग लोग हैं, कार्य करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं क्या है, मतलब इसलिए कह सकते हैं कि जननांकीय लाभांश वाले देशों में के रूप में की जा सकती है। मतलब कि भारत की गिनती जननांकीय लाभांश मतलब कि लोगों को कौशल सिखा के और जो है उनका अधिक से अधिक फायदा उठाया जा सकता है, देश को आर्थिक रूप से विकसित किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के लोग जनसंख्या ज़्यादा है, कर्मठ लोगों की जनसंख्या, युवा वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम सामाजिक आर्थिक तथा जातीय जनगणना कब की गई थी। ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना, तीनों जनगणना जो है किस वर्ष समाहित की, इन तीनों चीज़ों को समाहित किया गया था किस जनगणना में। तो इसमें क्या था, जो लेटेस्ट जनगणना हुई थी वर्ष 2011 वाली, उसमें समाहित किया गया था। स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना वर्ष 2011 में कराई गई। इससे संबंधित आंकड़े 3 जुलाई 2015 को जारी किए गए। 3 जुलाई 2015 को जारी किए गए। ध्यान रखिएगा उसमें सामाजिक भी था, आर्थिक भी था और जातीय जनगणना थी। इसके पहले इन तीन चीज़ों को जो है अंदर नहीं रखा गया था, बस जनगणना होती थी, अलग अलग तरीके से उनका अलग अलग क्राइटेरिया था। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हमको आंसर देना होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। भारत में नगरीकरण से क्या है भी, जन्म दर और मृत्यु दर पर दोनों में कमी आती है। देखिए अब लोग सोचेंगे कि नगर बढ़ेंगे, चाहे लोग नगरों की तरफ जाएंगे तो जन्म दर और मृत्यु दर में कमी कैसे आएगी। देखिए कैसे आएगी, जब लोग नगर में जाएंगे, मान लीजिए ये नगर है, ये गांव है, अगर नगर में जाएंगे या यही विकसित हो जाएगा तो क्या होगा, नगर का पहला कारण क्या है, औद्योगिकरण। वहाँ पे लोग क्या होंगे, शिक्षित होंगे, स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी। जब शिक्षित होंगे कि तो क्या होंगे, जागरूक होंगे तो क्या होंगे, जन्म दर क्या करेंगे, कम करेंगे, जन्म दर क्या करेंगे, कम करेंगे। और वहाँ जब स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी तो क्या होगी, मृत्यु दर में भी कमी आएगी, तो क्या होगा, जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है, नगरीकरण की वजह से क्या होता है, कम होता है, दोनों कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब जनसंख्या जो है स्थिरता की तरफ जाती है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण किया जाता है। इससे पहले जो है प्लीज़ आपसे निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, मनोबल बना रहेगा, हम भी क्या कर देंगे, पूरे जोश के साथ आपके साथ हौसला बना के लगे रहेंगे। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को देखते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इतना करना है आपसे। चलिए, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है। डी, शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, जनसंख्या को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, शिक्षा को बढ़ा के। शिक्षा बढ़ेगी तो क्या होगा, जागरूकता बढ़ेगी, समाज में जागरूकता फैलाकर, सेम बात है। ठीक है, गरीबी को कम करके। ठीक है, गरीबी क्या करती है, गरीब लोग रहेंगे तो क्या करेंगे, वो अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं पे, ठीक है, शिक्षा पे, जागरूकता पे क्या कर पाएंगे, ध्यान नहीं दे पाएंगे। और इस तरह से क्या होगा, हमारी जनसंख्या क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। देखिए भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए निम्न प्रयास करने होंगे। शिक्षा को बढ़ाना होगा, समाज में जागरूकता फैलाना होगा, बिल्कुल, समाज में गरीबी कम करनी होगी, कृत्रिम उपक्रमों का प्रयोग करना होगा। जैसे कृत्रिम उपक्रम क्या होते हैं, जैसे जो स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा मिलते हैं कि भैया ये इसका प्रयोग करो, गर्भ निरोधक गोलियाँ और सेफ्टी कंडोम की बात हो रही है। सरकार का योजनाओं के माध्यम से, सरकार जो है योजनाएं लाती हैं, से उसके माध्यम से जो है क्या कर सकते हैं, जनसंख्या को हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो डी है, कौन है? प्रयागराज है। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या किसका है उत्तर प्रदेश में? तो प्रयागराज का है, यानी कि जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था पहले, उसके बाद मुरादाबाद है, उसके बाद गाजियाबाद है। तीन को याद कर लीजिए ऊपर वाले का, कि सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज का है, उसके बाद मुरादाबाद का, उसके बाद गाजियाबाद का, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम नहीं बढ़ना है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।